Hello, good morning, students. Welcome to KN Study Point. I am Preeti ma'am, and I am here to help you in your preparation of TGT English. तो let's start the class. आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक नया यूनिट टर्म्स फॉर्म्स एंड मूवमेंट जो एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. चलिए स्टार्ट करते हैं. कुछ टर्म्स हैं. सारे टर्म्स तो आज की क्लास में नहीं हो सकते, लेकिन कुछ टर्म्स हैं जो मैंने आज की क्लास में आपको एक्सप्लेन करने की भरपूर कोशिश की है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नंबर 1, एस्थेटिक मूवमेंट और एस्थेटिसिज्म. It was an European phenomenon during the latter 19th century that had its headquarters in former. The group of people who believed that art and literature had value in themselves rather than needing any moral purpose. Aesthetic movement. देखिए, aesthetic movement क्या था? एक यूरोपियन फिनोमिनन था जो कि लेटर 19th सेंचुरी में यानी बाद के 19th सेंचुरी में के दौरान आया और इसका जो हेडक्वार्टर्स था इनफॉर्मर पहले था, यानी कि इसकी शुरुआत तो पहले ही हो गई थी लेकिन ये बाद में आया. अब एग्जैक्टली ये क्या था? द ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीव्ड दैट art and literature had value in themselves rather than needing any moral purpose. इसका मेन जो वैल्यू थी वो ये थी कि आर्ट एंड लिटरेचर अपने आप में वैल्यूएबल है. ठीक है, इट नीड्स नो वैल्यू अदर. इसको किसी अदर वैल्यू की आवश्यकता नहीं होती है. एक छोटा सा एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए कि हम किसी काम को करते हैं तो क्यों करते हैं? एक आंसर ये है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये काम अच्छा है, और दूसरा क्योंकि इस काम को करने से हमको ये गेन हो रहा है या कुछ और प्रॉफिट हो रहा है. तो अगर हम किसी गेन के लिए, किसी प्रॉफिट के लिए किसी काम को कर रहे हैं तो उसकी अदर वैल्यू है, लेकिन वो काम अपने आप में मेरे लिए वैल्यूएबल है. उस काम को करने में मुझे इतना अच्छा लगता है कि मुझे किसी अदर गेन की, अदर प्रॉफिट की जरूरत नहीं है. तो बोलते हैं कि इट हैज इट्स ओन वैल्यू. इसकी अपनी वैल्यू स्वयं है. तो जो लोग ये बिलीव करते थे कि कला और साहित्य यानी आर्ट और लिटरेचर के लिए की जो वैल्यू है ये स्वयं आर्ट एंड लिटरेचर है, यानी आर्ट और लिटरेचर में जो लोगों का इंटरेस्ट आ रहा था वो इस वजह से नहीं आ रहा था कि उससे लोगों को कोई प्रॉफिट हो रहा था, वो कुछ प्राप्त कर रहे थे, कोई उन्हें फायदा मिलने वाला था. नहीं, कोई प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा था, बल्कि आर्ट एंड लिटरेचर से उनका एक स्वयं का प्रेम था और आर्ट एंड लिटरेचर उनके लिए खुद ही इतना मूल्यवान था कि उसे उसके लिए किसी वैल्यू की जरूरत नहीं थी. तो ऐसे लोगों का जो एक ग्रुप था वो ग्रुप ने अपना एक मूवमेंट चलाया और धीरे धीरे लोगों के अंदर एक ऐसा जोश आया, एक ऐसा नया इंथुसियाज्म आया कि लोग आर्ट और लिटरेचर की तरफ बहुत ज्यादा मूव करने लगे. तो वो जो मूवमेंट था दैट वाज कॉल्ड एस्थेटिक मूवमेंट. ओके, और इसका ही नाम है एस्थेटिसिज्म. तो आप मोटा मोटा बेटा कहाँ से याद रखेंगे? देखिए, जहां पे आपका आता है द ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीव दैट, द ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीव दैट, ये एक लाइन है पूरी और यहाँ पे लिखा है आर्ट एंड लिटरेचर हैड वैल्यू इन देमसेल्व्स. ठीक है, आर्ट एंड लिटरेचर की जहां पे खुद में वैल्यू होती है, तो उस तरह का जो एक मूवमेंट चला था उस टाइम पर 19th सेंचुरी के बाद में, हालांकि इसकी शुरुआत पहले ही हो गई थी लेकिन ये प्रॉपर तरीके से बाद में आया. तो ये जो मूवमेंट था ये एस्थेटिक मूवमेंट था. तो बहुत शॉर्ट में अगर आप समझना चाहें तो ये समझ जाइए कि एस्थेटिसिज्म एक ऐसा इंथुसियाज्म था लोगों के बीच में एक जोश आया था, एक ऐसा मूवमेंट चला था जब लोग आर्ट और लिटरेचर की तरफ मूव कर रहे थे और बिना किसी अदर गेन के, किसी दूसरी तरह की चीज को गेन करने के बिना ही. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है अफेक्टिव फैलेसी. बहुत ध्यान से समझिए. देखिए, क्वेश्चंस को आप बेटा तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आप इन मूवमेंट्स जो टर्म्स हैं, ये फॉर्म्स हैं, ये किसी भी टाइप के मूवमेंट है, इनको बहुत अच्छे से आप समझेंगे. तो लर्न नहीं करना है आपको, सिर्फ दिमाग में बैठाना है कि एस्थेटिक मूवमेंट क्या था. अब सेकेंड है आपका अफेक्टिव फैलेसी. अब ये अफेक्टिव फैलेसी क्या है? देखिए, it is in the error of evaluating a poem by its emotional effects upon the reader. ये एक एरर होती है. आपने देखा होगा कुछ पोएम ऐसी होती हैं जिनका टोन इमोशनल होता है. ठीक है, अलग अलग तरह के टोन होते हैं. कुछ ऐसी पोएम होती हैं जिनमें बहुत इंथुसियाज्म होता है. जैसे आप हिंदी में पढ़ते थे ये वीर रस है, ये करुण रस है, ये आपका हास्य है, इस तरह से रस होते थे. उसी प्रकार से यहाँ पे टोन होती है. तो इट इज इन द एरर ऑफ इवेल्युएटिंग अ पोएम बाय इट्स इमोशनल इफेक्ट अपॉन द रीडर्स. अगर कोई पोएम ऐसी होती है जिसका टोन बहुत इमोशनल होता है
तो उसके जो इमोशनल इफेक्ट्स पड़ते हैं रीडर्स पे, उसकी वजह से कभी कभी रीडर्स, यानी कि अगर रीडर्स बोले तो जो भी पोएम को पढ़ रहा है वो उस पोएम को गलत तरीके से इवेल्युएट करने लगता है, यानी उस पोएम में कुछ और चीज कही गई है और हम उसको इवेल्युएट, हम यानी कि रीडर्स उसको इवेल्युएट करते समय कुछ गलती कर जाते हैं, कुछ मिस्टेक कर जाते हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू इट्स इमोशनल इफेक्ट्स, क्योंकि इमोशनल इफेक्ट सीधे सीधे हमारे माइंड को प्रभावित करता है, बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तो जब कभी भी किसी भी पोएम में इमोशनल इफेक्ट्स की वजह से रीडर्स इवेल्युएट गलत तरीके से कर जाते हैं, एक प्रकार की फैलेसी हो जाती है। फॉल मीन्स पतन, फॉल मीन्स गिरना, फॉल मीन्स मिस्टेक, तो फैलेसी। तो उस तरह की फैलेसी को अफेक्टिव फैलेसी कहते हैं। बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे, अफेक्टिव फैलेसी, फैलेसी फॉल से याद रखेंगे, फॉल मीन्स गलती या पतन, तो फैलेसी क्या हो गई? एक प्रकार की मिस्टेक हो गई। अब ये अफेक्टिव फैलेसी है। कैसी फैलेसी है? जब कभी इमोशनल इफेक्ट्स की वजह से हम रीडर्स या कोई भी रीडर जो होते हैं, रीडर ऑफ द पोएम, एनी रीडर, जब इवेल्युएट गलत तरीके से करने लगता है, किसी भी पोएम को एरर करता है, फैलेसी करता है, तो दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर फैलेसी इज कॉल्ड एन अफेक्टिव फैलेसी। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, असाइड। असाइड आपने पढ़ा होगा। इन इट अ कैरेक्टर एक्सप्रेस टू द ऑडियंस हिज और हर थॉट टू और इंटेंशन इन शॉर्ट स्पीच। एक कैरेक्टर होता है, आप जैसे प्ले देखते हैं, प्ले आपने कोई प्ले पढ़ा, तो प्ले एक ऐसा होता है जिसको हम पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन हमें लगता है कि वो हमारी आंखों के सामने चल रहा है, वो प्ले स्टेज पे प्ले हो रहा है, तब इसको प्ले बोलते हैं। तो जो कैरेक्टर होते हैं बहुत सारे, उनमें से कोई एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो ऑडियंस के सामने अपने मन की बात को, अपने इंटेंशन को, अपने थॉट को एक्सप्रेस कर रहा होता है एक शॉर्ट स्पीच में। एक छोटी सी स्पीच होती है, वो किसी दूसरे कैरेक्टर के लिए नहीं होती है बल्कि वो ऑडियंस के लिए होती है ना। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक कैरेक्टर स्टेज पर खड़ा होकर के कुछ बोलता है, 2 4 5 लाइन बोलता है, वो इसलिए बोलता है ताकि ऑडियंस समझे उसकी बात को, यानी वो उसके मन की बात है, उसकी एक इनर स्पीच है, उसके थॉट है, उसके इंटेंशन है। स्टेज पर प्रेजेंट दूसरे कैरेक्टर्स का उनसे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो अपने मन की बात कह रहा होता है। अब देखिए, मन की बात को बोलने की जरूरत क्यों होती है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। यहाँ पे प्ले हो रहा है और जैसे हम फिल्म देखते हैं, तो फिल्म क्या होती है? फिल्म शूट किसी और टाइम पे होता है, सीन किसी और टाइम का होता है, कभी कभी डायलॉग्स किसी और टाइम के होते हैं और उन्हें मिक्स कर दिया जाता है। लेकिन स्टेज पे ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि स्टेज पर हम ऐसे कर पाए, क्योंकि हमें वहां पे लाइव परफॉर्म करना होता है और लाइव में क्या होता है कि हम मिक्सिंग नहीं करते। तो अगर हमें मान लीजिए हम किसी प्ले को डायरेक्ट कर रहे हैं और हमें ये दिखाना है कि ये पर्टिकुलर कैरेक्टर है और ये पर्टिकुलर कैरेक्टर अपने मन में क्या सोच रहा है, किसी के बारे में अच्छा बुरा कुछ क्या सोच रहा है, इसका क्या इंटेंशन है, तो हम ये कैसे बताएंगे? या तो थर्ड पर्सन आके बताए, तब ऑडियंस जानेगी, या फिर वो कैरेक्टर स्वयं कुछ ऐसा डायलॉग बोलेगा जो सिर्फ किससे रिलेट करेगा? उसकी ऑडियंस से, और स्टेज पे प्रेजेंट बाकी लोगों का, बाकी कैरेक्टर्स का उससे कोई लेना देना नहीं है। दे आर नॉट इंटेंटेड टू हियर हिज स्पीच, उसकी स्पीच को वो नहीं सुन रहे होते। तो असाइड, अब असाइड कैसे लर्न करेंगे? असाइड का मतलब साइड याद रखेंगे आप, कि साइड में जाकर वो कुछ बोल रहा है। इसका मतलब है कि साइड में जाके बोलने का मतलब क्या होता है कि बाकी लोग उस चीज को नहीं सुन रहे हैं या ना सुने। तो जब भी कोई कैरेक्टर सीधे ऑडियंस से आके मुखातिब होता है, कुछ बोलता है, एक स्पीच, एक शॉर्ट स्पीच, और उसका इंटेंशन क्या होता है कि अपने जो बात है, अपना जो इंटेंशन है, अपने जो थॉट है, उसको एक्सप्रेस करना, और वहां पे जो प्रेजेंट है दूसरे कैरेक्टर्स स्टेज पे, प्ले के जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं, उनका उसे कोई लेना देना नहीं होता। तो इस तरह का जो एक एक्सप्रेशन होता है, इस तरह की जो एक शॉर्ट स्पीच होती है, या जो इस तरह के डायलॉग्स होते हैं, दैट्स आर कॉल्ड असाइड, उन्हें असाइड कहते हैं। तो असाइड से याद रखना, साइड में आकर के कही हुई बात जो कि सामने वाले पर्सन से नहीं कही जा रही है, कैरेक्टर से नहीं कही जा रही, सिर्फ वो ऑडियंस को ये समझाने के लिए कह रहा है कि ऑडियंस ये जान जाए कि ये कैरेक्टर अपने मन में इस समय क्या सोच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एलिग्री। एलिग्री बहुत ही सिंपल वर्ड है, आई थिंक आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा। अ स्टोरी, प्ले, पिक्चर एटसेट्रा इन विच ईच कैरेक्टर और इवेंट इज अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया और अ क्वालिटी सच एज ट्रूथ, एविल, डेथ एटसेट्रा।
कोई भी प्ले, कोई भी स्टोरी, कोई भी पिक्चर जिसमें एक जो कैरेक्टर होता है वो किसी पर्टिकुलर चीज का सिंबल होता है, एक क्वालिटी का। जैसे एक क्वालिटी ले ली, क्वालिटी आपकी एक वाइज भी हो सकता है, वर्च्यू भी हो सकती है, गुण या अवगुण, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया डेथ, मृत्यु, तो एक कैरेक्टर है जो मृत्यु का प्रतीक है, या जैसे लिया इसमें लिखा हुआ ट्रूथ, हम कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे हमने लिख लिया फाल्सूड यानी झूठ, एक ऐसा कैरेक्टर है जो झूठ का प्रतीक है। आप एक बात बताइए, हम कैरेक्टर एलिगरी की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो बेटा, बहुत ध्यान से समझिए, जब हम कोई स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं या नैरेट करते हैं तो उसके पीछे इंटेंशन क्या होता है? इंटेंशन ही नहीं होता, इंटेंशन कैरेक्टर्स कभी नहीं होते, कैरेक्टर तो उनके इंटेंशन को बाहर लाने का एक मात्र जरिया होते हैं। ठीक है, एक मान सकते हैं एक रास्ता है, एक वे है जिनके माध्यम से जो आपका नरेटर है वो बताना चाहता है, जिन बातों को वो बता रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल हम ये बताना चाहते हैं कि एम्बिशन, एम्बिशन एम्बिशन होता है आपका महत्वाकांक्षा। जब एम्बिशन बहुत ज्यादा होती है तो व्यक्ति के जो वेज होते हैं वो बहुत डिफरेंटली मूव करते हैं। एक मेरा एम्बिशन है कि मैं ये काम करूं, मैं उस काम को कर भी रही हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। अब रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आने लगते हैं। ऑब्स्टेकल समझते हैं किसी प्रकार की बाधा। उन ऑब्स्टेकल्स को पार करने के लिए मैं किस हद तक जा सकता हूँ, कोई व्यक्ति उस ऑब्स्टेकल्स को पार करने के लिए किस सीमा तक जा सकता है, ये डिपेंड करता है कि उसका जो एम्बिशन है वो कितना हाई है, कितनी महत्वाकांक्षा। जैसे आपने मैकबेथ में पढ़ा कि जो मैकबेथ था वो इतना महत्वाकांक्षी था, इतना महत्वाकांक्षी था कि उसने कितने सारे वो गलत रास्तों पर भी चलता गया, मर्डर पे मर्डर, मर्डर पे मर्डर होते चले गए, सिर्फ इसलिए कि उसकी महत्वाकांक्षा पूरी हो। तो वहां पे मैकबेथ तो एक कैरेक्टर है लेकिन वास्तव में वो किसका एलिगरी बताया गया है? महत्वाकांक्षा यानी कि एम्बिशन। अब हम ये कहना चाहते हैं कि एम्बिशन जीवन में ये रोल प्ले करता है, या हमने कहा जेलसी, जेलसी जीवन में ये रोल प्ले करती है। आपने देखा ओथेलो पढ़ा होगा आपने, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी अपने आगे वाले जो मेरे वीडियोस आएंगे ओथेलो को। तो ओथेलो में क्या था, एक जेलसी आ गई थी, जो लेगो आपका एक कैरेक्टर है, लेगो के मन में एक जेलसी आ गई थी। तो उस जेलसी की वजह से जो लास्ट जो एंड होता है स्टोरी का, उसमें सब के सब लास्ट में मृत्यु को प्राप्त होते हैं और वो एक फुल ट्रेजेडी के रूप में वो ड्रामा सामने आता है। तो जेलसी कहाँ से आएगी? जेलसी तो एक वो निर्जीव चीज है, एक आपका क्वालिटी है, लेकिन हम पर्सन के थ्रू ही तो किसी क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं। तो वहां पे जेलसी को दिखाने के लिए लेगो का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे एम्बिशन को दिखाने के लिए मैकबेथ का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अब कुछ निगेटिविटी माइंड में चल रही होती है, हम लोगों के माइंड में कभी कभी निगेटिविटी आती है जो हमारे काम को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। जैसे आप किसी एम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं, अब कोई आपको ये कहने लगे कि अरे ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता, तो आपके माइंड में ये बात आने लगती है कि नहीं नहीं भाई इस तरह से नहीं हो सकता, और आप उन बातों पे यकीन करने लगती है। तो वो निगेटिविटी आपके माइंड में छाने लगती है। अब इस निगेटिविटी का आपके व्यवहार पे असर पड़ता है, आपके कार्य प्रभावित होते हैं, और जब आपके कार्य प्रभावित होंगे तो आपका परिणाम भी प्रभावित डेफिनेटली होगा, होगा नहीं बल्कि डेफिनेटली होगा। अब यहाँ पे आपने पढ़ा था मैकबेथ में 3 विचेस। तो अब विलियम शेक्सपियर जब ये कहना चाहते हैं कि निगेटिविटी हमारे माइंड को कैसे प्रभावित करती है, तो वो उन्होंने निगेटिविटी को वो कहां से ले आते हैं? निगेटिविटी इज नॉट अ पर्सन, इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ अ प्ले, लेकिन क्या करेंगे? एलिगरी का इस्तेमाल करेंगे, कुछ ऐसा कैरेक्टर लाएंगे प्ले में जो निगेटिविटी का संकेत देगा, उसका एक एलिगरी होगा। तो जो 3 चुड़ैल थी, जो 3 विचेस थी, वो निगेटिविटी ही तो माइंड में लाने के लिए आई थी। तो इस प्रकार से ये एलिगरी, मैंने 3-4 आपको एग्जांपल दिए, मैंने ओथेलो का एग्जांपल दिया, मैंने मैकबेथ का एग्जांपल दिया, मैंने 3 विचेस का भी एग्जांपल दिया, मैंने लेगो का भी एग्जांपल दिया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि एलिगरी क्या है। किसी भी स्टोरी, किसी भी प्ले में, किसी भी पिक्चर में कोई कैरेक्टर जब किसी पर्टिकुलर आइडिया को, पर्टिकुलर क्वालिटी को, किसी भी सच्चाई, झूठ, बुराई, मृत्यु, जीवन, ईर्ष्या, द्वेष, किसी भी गुण को रिप्रेजेंट करता है जब कोई कैरेक्टर, ठीक, तो उस स्टोरी को जिसमें वो कैरेक्टर है उसको एलिगरी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, allusion. It is a work of literature in a brief reference, explicit or indirect, to a person, place or events, or to another literary work
और पैसेज। तो इट्स अ वर्क ऑफ लिटरेचर इन अ ब्रीफ रेफरेंस। एल्यूजन एक ऐसा वर्क ऑफ लिटरेचर है जो बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही ब्रीफ में लिखा जाता है, जो स्पष्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, किसी भी प्लेस के लिए और इवेंट के लिए, किसी पर्सन के लिए या किसी अनदर वर्क और पैसेज के लिए। ठीक है, तो किसी भी लिटरेचर का जो एक वर्क होता है उसको बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही संक्षेप में जब लिखा जाता है, दैट्स कॉल्ड एल्यूजन। नेक्स्ट, अलेक्जेंड्राइन। अलेक्जेंड्राइन तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें बहुत ज्यादा आपको एक इसमें इंपॉर्टेंट क्लू है, आप ऐसे याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है 12, आप याद रखेंगे, और यहाँ पे आ रखा है सिलेबस। ठीक है, आपको बहुत लर्न नहीं करना है। एन एलेक्जेंड्राइन, यहाँ पे लिखा एन एलेक्जेंड्राइन इज अ लाइन ऑफ पोइटिक मीटर कंप्राइजिंग 12 सिलेबस, जिसमें 12 सिलेबस होते हैं। ऐसी जो लाइन होती है कंप्राइजिंग को बोलते हैं एलेक्जेंड्राइन। और इन ड्रामा इन इंग्लिश ऑफन यूज्ड अलेक्जेंड्राइन बिफोर मार्लो एंड शेक्सपियर, मार्लो एंड शेक्सपियर में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म में क्या आता है? अ पर्सन और कस्टम और एन आइडिया दैट सीम्स ओल्ड फैशन एंड डज नॉट बिलोंग टू द प्रेजेंट। एनाक्रोनिज्म से आप क्रॉनिक याद रखेंगे। देखिए एक वर्ड यहाँ पे दिया है क्रॉनिक। ठीक है, क्रॉनिक वर्ड यहाँ पे सबसे पहले एनाक्रोनिज्म को हम वर्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्रॉनिज्म आएगा। क्रॉनिज्म से क्रॉनिक याद रखिए, आपने पढ़ा है क्रॉनिक। क्रॉनिक कहते हैं क्रॉनिक डिसीज है, यानी कि बहुत कोई पुरानी बीमारी है। तो क्रॉनिक, एनाक्रोनिज्म कुछ बहुत पुराना, कुछ पिछड़ा हुआ जो अभी चलन में नहीं है, दैट्स एनाक्रोनिज्म। वेरी सिंपल। तो कोई भी पर्सन, कोई भी कस्टम, कोई भी आइडिया जो हमें ये लगता है कि ये बहुत ओल्ड फैशन है, जो अभी बिलोंग नहीं करता है प्रेजेंट में, दैट्स कॉल्ड एनाक्रोनिज्म। एम्बिगिटी। एम्बिगिटी क्या है? इट इज अप्लाइड टू अ फॉल्ट इन स्टाइल। इस ये एक जो स्टाइल में लिखते हैं उसमें किसी प्रकार का फॉल्ट है, एम्बिगिटी। एम्बिगिटी का वैसे सीधा मतलब होता है अस्पष्टता, जहां पे अनक्लैरिटी, जहां पे क्लैरिटी ना हो, तो इट इज अप्लाइड टू अ फॉल्ट। तो सीधा सा मतलब है बेटा यहाँ पे कि एम्बिगिटी एक प्रकार का फॉल्ट है, और किसमें? स्टाइल में, जिस स्टाइल में लिखा जाता है। एनाकोल्यूथन नेक्स्ट आपका 9 नंबर पे दिया हुआ है। एनाकोल्यूथन क्या है? अ ब्रोकन सेंटेंस लैकिंग इन ग्रामर सीक्वेंस। कोई भी सेंटेंस जिसमें ग्रामर की सीक्वेंस टूटी हुई हो, उसे एनाकोल्यूथन कहते हैं। ठीक है, अब अच्छे से लर्न कर लेना, बहुत आपको लंबे लंबे सेंटेंस नहीं पढ़ने। एनाकोल्यूथन मतलब ब्रोकन सेंटेंस, आप सिर्फ इतना पढ़िए। अगर आपने पढ़ा ब्रोकन सेंटेंस तो समझ लीजिए, अगर ब्रोकन सेंटेंस है मतलब टूटा हुआ है, तो सेंटेंस कहाँ से टूटेगा? बीच के कुछ ना कुछ वर्ड्स ही गायब होंगे, और वो मेन वर्ड्स नहीं गायब होते, वो हमेशा जैसे आपका लिखा हुआ इट इज अप्लाइड टू अ फॉल्ट, तो यहाँ पे इज अगर गायब कर दिया जाए और लिख दिया जाए इट अप्लाइड टू, तो ये आपका मीनिंग चेंज हो जाएगी और गलत हो जाएगा। टू भी हटा दिया जाए, इन भी हटा दिया जाए, तो हो जाएगा इट अप्लाइड अ फॉल्ट अ स्टाइल, तो ये सेंटेंस ब्रोकन हो गया। तो एनाकोल्यूथन इसी प्रकार का ब्रोकन सेंटेंस होता है। जब ब्रोकन होगा तो ग्रामेटिकल सीक्वेंस अपने आप लैक करेगी। ठीक है, एनाडिप्लोसिस, रिपीटिशन ऑफ द फाइनल वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। मैं इसे रफ कर दूं, आपका बड़ा हौच-पच सा हो गया है, मैं इसको पहले नंबर पे रफ कर देती हूँ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनाडिप्लोसिस, ठीक है, एनाडिप्लोसिस में रिपीटिशन ऑफ द फाइनल वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के जो लास्ट में वर्ड्स आते हैं, अगर उनको फिर से रिपीट कर दिया जाए दोबारा दूसरे सेंटेंस में, तो उसको एनाडिप्लोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट, एनालॉगी, अ कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विद अनदर थिंग दैट हैज सिमिलर फीचर्स। कोई भी एक चीज किसी भी हम ऐसी दूसरी चीज से कंपेयर कर रहे हैं उसे, जिसमें वही चीजें हैं जो पहली वाली में है, यानी कि एक जैसी दो चीजें हैं और दोनों में हम कंपेयर करें, दैट्स कॉल्ड एनालॉगी। जैसे हम ये कह रहे हैं कि जो एप्पल होता है वो रेड होता है, फिर हमने बोला जो जो जब सनसेट होता है वो भी रेड सा ही होता है, तो हम ये बोल रहे हैं एनालॉगी। एनालॉगी का मतलब है अ कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विद अनदर थिंग दैट हैड सिमिलर फीचर्स। कोई भी दो एक जैसे फीचर्स वाली दो चीजों को लेंगे, फीचर्स से, चीजें तो दो हैं लेकिन फीचर्स सिमिलर है, एक ही गुण वाली, एक ही फीचर्स वाली दो चीजों को जब हम आपस में कंपेयर करते हैं, दैट्स कॉल्ड एनालॉगी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एनापिस्ट। एनापिस्ट क्या है? अ यूनिट ऑफ साउंड इन पोएट्री कंसिस्टिंग अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड सिलेबस। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, मैं अभी आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखिए।
ये 12 नंबर पे ये आप आते हैं यहाँ पे, इसमें है कंसिस्टिंग अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबस। ऐसा कोई पोइट्री में जो साउंड होता है, साउंड ही स्ट्रेस या अनस्ट्रेस्ड होते हैं। स्ट्रेस जिसपे हम बल देते हैं और अनस्ट्रेस्ड जिसपे हम बल नहीं देते हैं। तो जहां पे अनस्ट्रेस्ड और फिर स्ट्रेस्ड सिलेबल्स आते हैं उस साउंड को एनापेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट आया आपका एनाफोरा। एनाफोरा में क्या है? द यूज ऑफ वर्ड दैट रिफर्स टू और रिप्लेसेस अनदर वर्ड यूज्ड अर्लियर इन सेंटेंस और लाइन। किसी भी वर्ड का जब हम यूज करते हैं, द यूज ऑफ वर्ड दैट रिफर्स, जो किसी दूसरे शब्द को रेफर कर रहा होता है या उसको रिप्लेस कर रहा होता है, जो कभी पहले सेंटेंस में या किसी पिछली लाइन में यूज किया गया हो। जैसे पिछली लाइन में हमने एक वर्ड यूज किया कि बिफोर इट, यानी इस टाइम के पहले, बिफोर दिस टाइम, इस टाइम के पहले। या तो फिर अगर हम उसके नेक्स्ट लाइन में फॉर्मर यूज करते हैं यानी कि पहले, तो ये फॉर्मर एक एनाफोरा है बिफोर दिस टाइम का, यानी कि उस वर्ड को हम कह रहे हैं, जो वर्ड हम वर्ड तो हम नया इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले हमने एक ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया था जो इसी को बता रहा था, और अब हमने उसी वर्ड को बताने के लिए कोई दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर लिया। तो ये जो बाद में हमने वर्ड इस्तेमाल किया ये एनाफोरा था। द यूज ऑफ वर्ड दैट रिफर्स टू, जो रेफर करता है पहले वाले को या रिप्लेस भी करता है पहले वाले को, यूज्ड इन अर्लियर इन सेंटेंस और लाइन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एनोनिम और सिडोनिम, अ नेम यूज्ड बाय अ राइटर इंस्टेड ऑफ हिज और हर रियल नेम। किसी भी राइटर का जो नेम होता है, एक नेम होता है उसका जो रियल नेम होता है, उसका ओरिजिनल नेम होता है, और एक जो राइटर यूज करता है। हम किसी भी राइटर के उसी नाम को जानते हैं जो जिस नाम से वो अपनी रचनाएं लिखता है, क्योंकि हम उसको इसीलिए जानते हैं, हम उसे पर्सनली नहीं जानते, हम विलियम शेक्सपियर को इसलिए जानते हैं बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, ही वॉज अ ग्रेट पोइट। तो उन्होंने जिस नाम से अपनी जो वर्क्स थे वो लिखे, वही नाम आपका रियल नेम होता है। और अ नेम यूज्ड बाय अ राइटर, भले ही वो उसका रियल नेम ना, ठीक, तो रियल नेम तो रियल होता है, लेकिन स्यूडोनिम वो नेम होता है जो राइटर यूज करता है। अ नेम यूज्ड बाय अ राइटर, जिसको कोई भी राइटर यूज करता है इंस्टीड ऑफ, के बजाय, अपने रियल नेम के स्थान पर, अपने रियल नेम के स्थान पे वो कोई अदर नेम को यूज करता है, और वो अदर नेम आपका स्यूडोनेम या एनोनिम कहलाता है। वैसे आप एक बात और याद रखेंगे यहाँ पे, ये जो आपका स्यूडो वर्ड है, स्यूडो, स्यूडो याद रखना, स्यूडो का मतलब ही होता है भ्रामक, जो भ्रम उत्पन्न करता है, ठीक है, जो भ्रम उत्पन्न करे वो स्यूडो। तो अगर नीम का मतलब नाम, अगर स्यूडोनिम है तो जाहिर सी बात है कि वो रियल नेम नहीं होगा, ठीक है, वो रियल नेम नहीं हो सकता। अगला, एंटी हीरो। हीरो आपको मालूम है क्या होता है? हीरो जिसके अंदर सारे पॉजिटिव ट्रेड्स होते हैं, गुण होते हैं, अच्छी क्वालिटीज होती हैं, वो प्रोटागोनिस्ट भी होता है, चीफ प्रोटागोनिस्ट होता है, यानी चीफ, ही इज मोस्टली द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले। तो एंटी हीरो उसका जस्ट एंटी होता है। तो ये चूंकि एंटी हीरो है, ये चीफ पर्सन तो होगा, लेकिन ये आपका हीरो नहीं होता, यानी अ चीफ पर्सन और कैरेक्टर इन अ स्टोरी डज नॉट हैव द क्वालिटीज ऑफ अ प्रोटागोनिस्ट। इसके अंदर जो प्रोटागोनिस्ट की क्वालिटीज हैं वो नहीं होती हैं, और हीरो ऑफ द स्टोरी की नहीं होती हैं, एंड इज आइदर मोर लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन एंड इज मॉरली बैड। बल्कि जो ऑर्डिनरी पर्सन होता है उससे मोर ज्यादा होता है या मॉरली बैड होता है, यानी इसका कैरेक्टर कुछ नकारात्मक होता है, कुछ निगेटिव शेड लिए होता है, इसलिए इसको एंटी हीरो बोलते हैं। नेक्स्ट, एफोरिज्म क्या है आपका? अ शॉर्ट फ्रेज दैट सेज समथिंग ट्रू और वॉइस। एक होता है एक शॉर्ट एंड विटी स्टेटमेंट, एक शॉर्ट एंड विटी स्टेटमेंट होता है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे, शॉर्ट एंड विटी स्टेटमेंट, एक छोटी सी एक सूक्ति जो अपने आप में बहुत बड़ा बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन रखती है, बहुत ज्यादा ज्ञान रखती है अपने आप में। एक छोटा सा कथन है जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कहते हैं गागर में सागर रखना, यानी कि कम शब्दों में बहुत ज्यादा चीज को कह जाना, और बहुत ही ट्रू और बहुत ही वाइज हो, बहुत ही विटी स्टेटमेंट्स हो, दैट्स कॉल्ड एफोरिज्म। ओके, नेक्स्ट, अपोलोनियन एंड डायोनिसियन, देयर टर्म्स वर, ये देयर की जगह दीज होगा, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है।
दिस टर्म्स वर यूज्ड बाय नीस्ले ने इसको यूज किया था नीट से। These words are used to show the opposition between reason and instinct. ठीक है, रीजन एंड इंस्टिंक्ट देखो ध्यान से समझिए। रीजन होता है आपका तर्क, रीजन आपका क्या होता है? तर्क, यानी कि आपकी जो बुद्धि है, जो आपका विवेक है, ये आपका रीजन होता है। और इंस्टिंक्ट क्या होता है? ये आपकी मूल प्रवृत्ति है। दो चीजों में अंतर समझिए। रीजन से आप कोई काम करते हैं, आप सोचते हैं ये काम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और इससे क्या मिलेगा, हम उसका प्लस माइनस सब कुछ सोचते हैं। दैट्स वो वहां पे रीजन वर्क कर रहा होता है। और इंस्टिंक्ट का मतलब है स्वतः ही जब कोई चीज होने लगे। कोई पशु है, उसका व्यवहार मूल प्रवृत्ति के वश होता है, रीजन उसके अंदर नहीं होता है। लेकिन मनुष्य का व्यवहार अधिकतर जो होता है वो रीजन से ही निकलता है। नेक्स्ट है आपका एपोलॉग। इट्स अ ब्रीफ फेबल और एलिगोरिकल स्टोरी meant to serve as a pleasant vehicle for a moral doctrine or to convey a useful lesson without stating it explicitly. एक ये ब्रीफ फेबल है, एक ये छोटी फेबल है, कहानी है, एक एलिगोरिकल स्टोरी होती है। एलिगोरिकल स्टोरी कैसी होगी? जिसमें कोई प्रतीक लिए जाते हैं, meant to serve a pleasant vehicle for more doctrine or to convey a useful lesson without stating it explicitly. कोई भी ऐसी कहानी जिसमें हम स्पष्ट रूप से उन बातों को ना बता के कुछ एलोगरी को यूज कर लेते हैं और इस तरह से एक मोरल डॉक्ट्रिन हम सबके सामने लाते हैं, या जो ऑथर्स होते हैं वो सबके सामने लाते हैं। दैट स्टोरी, दैट फेबल या दैट एलोगोरिकल स्टोरी इज कॉल्ड एन एपोलॉग। आर्किज्म। आर्किज्म क्या है? आर्किज्म का मतलब होता है बहुत पुराना होना, ओल्ड होना। तो द लिटरेरी यूज ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन दैट इज नो लॉन्गर यूज्ड। कोई भी ऐसा वर्ड का यूज करना लिटरेरी, या कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसे बहुत समय से यूज में नहीं लाया गया है, ऑब्सोलेट हो चुका है, चलन में नहीं है, कॉमन स्पीच में नहीं है, इस एरा की कॉमन स्पीच में नहीं है। वो पहले तो था बट इस एरा की कॉमन स्पीच में नहीं है। तो इस पर्टिकुलर वर्ड्स के एक्सप्रेशन के यूज को आर्किज्म कहते हैं। आर्कीटाइप आपका क्या है? द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पर्सन और थिंग। आर्कीटाइप एक एग्जाम्पल होता है, उस एग्जाम्पल से हम कैरेक्टर की तुलना करते हैं। द ओरिजिनल पैटर्न फ्रॉम विच ऑल थिंग्स ऑफ द सेम काइंड आर कॉपीड। एक हम पैटर्न बना के चलते हैं, उस पैटर्न में हम फिट करते हैं उस कैरेक्टर को। अगर फिट होता है तो हम कहते हैं सही, अगर फिट नहीं होता तो हम कहते हैं सही नहीं। जैसे हमने हीरो का एक आर्कीटाइप बना रखा है कि हीरो कैसा होगा, हीरो ब्रेव होगा। अगर किसी भी फिल्म में बहुत डरपोक सा कोई कैरेक्टर है तो उसको हम हीरो नहीं मान सकते। या फिर दूसरा, हीरो हमेशा ऑनेस्ट होगा, हीरो हमेशा ट्रूथफुल होगा, हीरो हमेशा ब्रेव होगा, बोल्ड होगा, और उसके अंदर निगेटिविटी नहीं होगी, उसके अंदर ऑप्टिमिज्म होगा। ये हमने आर्कीटाइप बना रखा है। तो हम जब भी कोई प्ले लिखेंगे, जो ऑथर्स जब प्ले लिखते हैं तो उस आर्कीटाइप में उस कैरेक्टर को फिट बैठाते थे। आप समझ रहे हैं? एक हमने खांचा बना रखा है, उसमें हमको फिट बैठाना है कि ये व्यक्ति इसमें अगर फिट बैठ रहा है तो इसका मतलब ये कैरेक्टर इसके लिए उपयुक्त है, अदरवाइज इसके लिए उपयुक्त नहीं है। और इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, सबसे नीचे मैंने लिखा है किस टर्म को किसने एसोसिएट किया था? तो द टर्म वाज एसोसिएटेड बाय कार्ल यूंग। कार्ल यूंग का नाम बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे। कार्ल यूंग ने इस कैरेक्टर को एसोसिएट किया था। आर्कीटाइप एक खांचा है, एक पैटर्न है जिसमें ऑल थिंग्स, जो एक तरह की सारी थिंग्स है, ऑल थिंग्स ऑफ द सेम काइंड, उनको कॉपीड किया जाता है, उस पर बेस किया जाता है। नाउ नेक्स्ट है एसेंडेटम। इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंजक्शंस आर ओमिटेड। ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कंजक्शंस ओमिटेड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं इसी सेंटेंस को लेती हूँ, जो सेंटेंस आपने यहाँ पे पढ़ रहे हैं आप इस टाइम पे। इट इज फिगर ऑफ स्पीच को मैंने यहाँ से अगर कंजक्शन को हटा दे, मैंने यहाँ पे इन को हटा दिया, तो मैं पढ़ूंगी इट इज फिगर ऑफ स्पीच विच कंजक्शंस आर ओमिटेड। तो इन विच कैरेक्टर्स कंजक्शंस आर ओमिटेड, इनको हटाने से सेंटेंस आपका चेंज हो रहा है, बिगड़ रहा है। लेकिन आपने देखा होगा फिगर ऑफ स्पीच, जब आप इसकी क्लास पढ़ेंगे तो आप, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच की अलग अलग स्पेशलिटी होती है, और सब में किसी बात को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करने के लिए और अपनी बात को पावरफुल बनाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। तो एसेंडेटन में हम क्या करते हैं? एसेंडेटन में हम कंजक्शंस को ओमिट कर देते हैं, कंजक्शंस को गायब कर देते हैं। तो जहां पे कंजक्शंस को ओमिट कर दिया जाए वो है एसेंडेटन। आर्कीटाइप आपका एक पैटर्न है, ठीक है। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ ऑन द स्टेज इन अ ड्रामा टू एज सो एज टू अटर थॉट्स अलाउड इज नोन एज।
एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, अपने आप से बात करना स्टेज पे। और एक देखिए बहुत अच्छी सी लाइन लिखी है, टू अटर थॉट्स अलाउड, अपने थॉट्स को अलाउड बोलना। मैंने अभी आपको शुरुआत में भी बताया था, थॉट, जब हम थॉट्स को अलाउड बोलते हैं, थॉट्स मीन्स विचार जो हमारे मन के अंदर है, उनको जब हम जोर से बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि सामने वाला मेरे मन की बात को समझ जाए, क्योंकि मेरे मन में क्या है ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अटर थॉट्स अलाउड जोर से बोलना। तो ये प्ले में करते थे, क्योंकि प्ले होते थे वो लाइव परफॉर्म किए जाते थे। तो जब कैरेक्टर अपने थॉट्स को अलाउड बोलता है तो इसको क्या बोलते हैं, सोलिलोक्वे। आपको जो ए बी और डी जो आपके गलत ऑप्शन है उनको नहीं पढ़ना है, सिर्फ सही ऑप्शन पे दिमाग लगाना है। आपको ये नहीं देखना है कि ये क्यों गलत है, आपको सिर्फ एक चीज पढ़नी कि ये सही है और ये क्यों है, सोलिलोक्वे। तो जब भी आएगा द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ ऑन द स्टेज इन अ ड्रामा या टू अटर थॉट्स अलाउड इज नोन एज सोलिलोक्वे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिबर्टी विच पोइट्स टेक इज कार्ड, किसी भी प्रकार की लिबर्टी, आप कहते हैं ना आप ये काम कर रहे हैं आपके पास लाइसेंस है, तो इसका मतलब ये हुआ एक पोएटिक लाइसेंस नाम का एक पर्टिकुलर वर्ड है, आप याद रखेंगे। ये क्या शो करता है, पोइट्स की लिबर्टी को शो करता है कि पोइट्स इस काम को करने के लिए लिबरल है, कर सकते हैं। ठीक है, तो द लिबर्टी विच पोइट्स टेक इज कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटोटेस इज अ ग्रीक वर्ड फॉर, लिटोटेस एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी शब्द है, इसका मीनिंग होता है प्लेन एंड सिंपल। सिंपल मीनिंग और मीनिंग भी सिंपल ही है, प्लेन एंड सिंपल, लिटोटेस प्लेन एंड सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गोथिक नॉवेल, जब आप नॉवेल पढ़ेंगे तब आप ये पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी जब आप टर्म्स फॉर्म्स एंड मूवमेंट पढ़ रहे हैं तो बीच में आने वाले कुछ क्वेश्चंस को आपको इसमें पढ़ना चाहिए। आई थिंक इसको ध्यान से समझेंगे। व्हाट इज गोथिक नॉवेल, गोथिक नॉवेल क्या है, तो गोथिक नॉवेल एक टाइप का फिक्शन होता था जिसको मिडवल सेटिंग में लिखा जाता था। ठीक है, तो जो भी जितने भी मिडवल सेटिंग में लिखे गए फिक्शन है उनको हम गोथिक नॉवेल के नाम से जानते हैं। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और आप अपने प्लीज जो कमेंट्स हैं उनको कमेंट सेशन में देना मत भूलिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो मेरी अगली क्लास जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इसकी सेकंड क्लास होगी, यानी टर्म्स फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स को हम आगे बढ़ाएंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से पढ़ें और प्लीज कमेंट्स भी करें। थैंक यू।